वह कानपुर के उस बड़े पार्क में तकरीबन 10 बजे सुबह आई थी। जब वह आई थी तो बहुत खुश लग रही थी। उसके पास एक छोटा बैग था। वह उसने किसी को फ़ोन किया और शांत बैठ गई। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हो गई और वह बीच-बीच में फ़ोन करती रही। हर फ़ोन के साथ उसके चेहरे के भाव बदलते गए। अब उसका चेहरा लटका हुआ था और वह बहुत परेशान लग रही थी। जैसे-जैसे अंधेरा होता गया, पार्क में भीड़ कम होती गई और पार्क सूना होता गया। वह परेशान होने लगी। उसे परेशान होता देख एक शख्स उसके पास आया और बोला, "मैडम, क्या कोई दिक्कत है?" तो उसने ना में सिर हिलाया। वो शख्स वापस चला गया। रात के 8 बजे उसने आखिरी फ़ोन किया और उसके बाद सिर पकड़ के रोने लगी। तभी कुछ मंझले टाइप के लोग उसके पास आए और उसके साथ छेड़खानी करने लगे। उसने आस-पास नज़र घुमाई तो वही शख्स जो 1 घंटे पहले उसके पास आया था, शाम कुछ दूरी पर एक फल की रेहड़ी पर खड़ा दिखाई दिया। वह झट से उसके पास पहुँच गई। उसने फल वाले को अपनी परिस्थिति समझाई और मदद माँगी। फल वाला बोला, "अब मेरा घर जाने का समय हो गया है। मैं पहले ही देर कर चुका हूँ। अगर आपको चलना है तो मेरे साथ घर चलिए। मेरे पास अन्य कोई उपाय नहीं है।" जब वह लड़की फल वाले के साथ चली, तो वह मनचले फल वाले के पास आए और उसे घेर लिया और उससे पूछा, "इस लड़की को कहाँ ले जाते हो?" इस पर फल वाला बोला इस पर फल वाला बोला, "थोड़ी दूरी पर इसकी मौसी रहती है, इसे वहीं छोड़ दूँगा।" मनचलों ने फल वाले को शंका की नज़र से देखा और कहा, "यह लड़की सुबह से पार्क में बैठी है, इसका रिश्तेदार है तो ये पहले क्यों नहीं गई?" इस पर फल वाला बोला, "उनका नंबर नहीं लग रहा था और वह बीमार हैं, आ नहीं सकती हैं। जब ये बहुत छोटी थीं, तो अपनी माँ के साथ एक बार आई थी। इन्हें उनके घर का रास्ता भी नहीं मालूम है।" यह अपनी मौसी को सरप्राइज़ देना चाहती थी, पर बेचारी के साथ खुद सरप्राइज़ हो गया। "और कोई बात ना हो सुनील, पता चला तुम अकेले लड़की से मज़े ले लिए। जानते हो ना हमें?" ऐसा कहकर वे लोग वहाँ से चले गए। घर पहुँचा तो माँ ने हैरानी से पूछा, "बेटा, आज इतनी देर लगा दी? इतनी देर तो नहीं लगाते।" फिर साथ में उस लड़की को देखकर हैरान परेशान होते हुए बोली, "अरे! ये लड़की कौन है?" सुनील ने कहा, "माँ, अंदर आने दो, सारी बात बताता हूँ।" सुनील के कहने पर माँ ने दोनों को खाना-पानी परोसा। खाना-पानी होने के बाद माँ ने सुनील से अकेले में पूछा, "अरे! ये लड़की कौन है?" "माँ, इसका नाम शिखा है। प्यार के चक्कर में घर से भाग आई है, पर जिसके लिए भाग के आई वह बॉयफ्रेंड ही नहीं आया। बेचारी अकेली थी, परेशान हो रही थी और मनचले लड़के इस पर निगाह गाड़े थे, तो मैं इसे घर ले आया। बेटा, ऐसा ना हो कि नेकी के चक्कर में खुद मुसीबत में पड़ जाएँ। बाकी तू समझदार है, जो किया होगा सही ही किया होगा।" इसके बाद सुनील की माँ शिखा से बात करके सारी परिस्थितियों का पता लगाती हैं। "चाची, मैं प्यार में अंधी हो गई थी। मुझे गलत-सही कुछ नहीं सूझा। उसने कहा कि भाग चलते हैं, दिल्ली में उसके रिश्तेदार हैं, वह नौकरी कर लेगा और साथ में रह लेंगे। मैं भी चली आई। पहले वो बोला कि 10 बजे आऊँगा, बाद में फ़ोन किया तो कहा कि कुछ देर लगेगी। उसके बाद बोला कि मैं नहीं आ सकता और अब बोलता है कि मेरे पिताजी मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे। मैं इतना पागल नहीं हूँ कि तुम्हारे लिए अपनी सारी जायदाद छोड़ दूँ। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ जाऊँ? तो बोला कि जहाँ मर्ज़ी वहाँ जाओ। मैंने अपने पिताजी से बात की तो पिताजी बोले कि घर आने की ज़रूरत नहीं है, चाहे डूब मरो या कुछ भी करो। चाची, वो ऐसा कैसे कर सकता है? ठीक है बेटा, परेशान मत हो। मैं कल खुद मैं कल खुद विजय से बात करूँगी। अगले दिन घर के मर्दों के काम पे चले जाने के बाद माँ बसंती देवी लड़की के प्रेमी विजय से बात करती है। "बेटा, वो तुम्हारे प्यार में सब कुछ छोड़कर चली आई और तुम हो कि आए नहीं। चाची, मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं कि उसके चक्कर में सारी जायदाद छोड़ दूँ। मैंने उसे कहा था कि वो घर चली जाए, लेकिन वो है कि पीछा ही नहीं छोड़ती। वो अब चाहे मरे या जिए, मैं उसके साथ नहीं आ सकता।
कहकर लड़के ने फ़ोन काट दिया। शिखा को जो थोड़ी बहुत आस थी वह टूट गई। वह भरभराकर रोने लगी। बसंती देवी ने उसकी पीठ पे हाथ फेरा और गले लगाया तो वह बोली, चाची ऐसा लोग क्यों कहते हैं? पहले प्यार में चांद तारे तोड़ने की बात करते हैं, पर जब ज़रूरत पड़ती है तो पीठ दिखाते हैं। बिटिया ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये उम्र ही ऐसी है। हमारे समय में ये प्यार व्यार नहीं होता था। जो भी होता था शादी के बाद होता था। खैर जो भी हुआ उसे छोड़ो। मैं अभी तुम्हारे पिताजी भी गुस्सा हैं तो उनसे भी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। 2-4 दिन बीत जाए तो मैं सुनील के पिता को तुम्हारे घर भेजूंगी, शायद वो मान जाएं। 3 दिन बाद सुनील के पिता बाबूराम शिखा के घर पहुंचे और उसके पिता से बात की। पिता ने जैसे ही शिखा का नाम सुना तो वो आग बबूला हो गए। वो लड़की मेरे लिए मर चुकी है, उसका नाम भी मत लेना। मेरे सिर्फ 3 बच्चे हैं और वही मेरा सब कुछ है। उसने मेरी इज्जत, मेरी मर्यादा सब मिट्टी में डुबो दी। जब बाबूराम चलने लगे तो शिखा की माँ दरवाजे तक आई तो बाबूराम उससे बोले, बहन जी, अगर माँ बाप ही बच्चों की गलतियों को क्षमा ना करें तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? शिखा के पिता अंदर से ही चिल्लाए, भाई साहब, तुम्हारी बेटी होती ना तब पूछता कि मुंह पर कालिख लगती है तो कैसा महसूस होता है। बाबूराम कुछ ना बोले और वापस आ गए। शिखा को जब पता चला तो वह बोली, मुझे मालूम था बाबूजी नहीं मानेंगे, वे मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। तू फिक्र मत कर, कुछ न कुछ रास्ता निकल आएगा, बसंती देवी ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। अगली सुबह बसंती देवी मर्दों को विदा कर बर्तन धोने में लगी थी, तभी शिखा बैग लिए उनके पास आई। चाची जी, धन्यवाद, अब चलती हूँ। कहाँ जाएगी तू? क्या विजय मान गया? बसंती देवी ने आश्चर्य से पूछा। वो मान जाता तो यह नौबत ही क्यों आती, पर कब तक यहाँ पर रहूंगी, कब तक आप लोगों पर बोझ बनूंगी। अब जा रही हूँ तो कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा ही। एक बार तू नादानी में गलती कर चुकी है, तुझे दोबारा गलती नहीं करने दूंगी। खिलाना पिलाना हमें है, हमें बोझ नहीं लगता तो तुझे क्यों बुरा लगता है? चाची, आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आपने उस दिन सहारा ना दिया होता तो मेरा ना जाने क्या होता। पर अब मेरा जी नहीं मानता, मुझे जाने दीजिए। वैसे भी जब अपने ही ठुकरा दें तो दूसरों पर कब तक आश्रित रहा जाएगा। मैं तो तुझे समझदार समझती थी, पर अब पता चला तू निरी भोली है। तुझे अपने और पराये का फ़र्क ही नहीं समझ में आता। मैं तुझे अपनी बेटी समझती थी और तू है कि कहकर बुढ़िया रोने लगी तो शिखा ने बैग वहीं रख दिया। चाची, मेरी वजह से लोग आप पर भी सवाल करेंगे। तू उसकी फ़िक्र मत कर। कम से कम शाम तक रुक जा। कम से कम विजय को आ जाने दे। फिर सोचेंगे कि क्या करना है। शाम को विजय और उसके बाबूजी आए तो दोनों ने उसको समझाया कि अगर तुम्हें हमसे कोई दिक्कत परेशानी है तो कहो, अन्यथा तुम यहीं रुकी रहो। तुम किसी की अमानत हो और तुम ऐसे चली जाओगी तो हमारे मुँह पर कालिख पुत जाएगी। पूरी रात शिखा सोचती रही और अगली सुबह उठी तो उसमें एक बड़ा परिवर्तन आया। वह बसंती देवी के साथ उनके कामों में मदद करने लगी। वह विजय और बाबूराम की फलों की रेहड़ी को सजा दिया करती। इस तरह धीरे-धीरे वो घर के सदस्यों के साथ घुलने-मिलने लगी और सारे कामों को सँभालने लगी। खाली समय में शिखा फ़ोन में वीडियो देखती रहती। एक दिन बसंती देवी ने पूछा, बिटिया, तुम ये फ़ोन में कौन-सी वीडियो देखती रहती हो? इस पर शिखा बोली, आंटी, चाची, जब मैं पिताजी के यहाँ थी तो एक कोर्स का वीडियो ले लिया था। मैं पढ़ाई की वीडियो देखती हूँ। ज़िंदगी में कुछ करने, कुछ बनने का सपना था, पर रास्ता भटक गई। उसे मायूस देखकर शाम को बसंती देवी ने सुनील से कहा कि शिखा पढ़ना चाहती है। देख वो क्या पढ़ाई करती है, उसका कॉलेज में दाखिला करा दे और जो हो सके उसके लिए कर। सुनील ने गिरते पड़ते 10वीं पास की थी, पर वह पढ़ाई के महत्व को जानता था। उसके बहुत सारे दोस्त पढ़ाई के बल पर शहरों में अच्छे पदों पर नियुक्त थे। शिखा की रुकी हुई पढ़ाई चालू हो गई। न केवल उसका कॉलेज में दाखिला हुआ, बल्कि उसके पढ़ने के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट का कनेक्शन भी ले लिया गया। कुछ ही महीनों में शिखा
इस घर में घर के सदस्यों की तरह घुल-मिल गई, पर रह-रहकर उसे अपने माँ-पिता की याद सताती रहती। माँ से तो उसकी कभी-कभार फ़ोन पर बात हो जाया करती थी, पर पिताजी ने उससे आज तक कभी उसका हाल-चाल ना पूछा। शिखा को घर से भागे हुए 6 महीने हो गए थे। एक रात दरवाजे पर चित-परिचित चेहरों को देखकर वह भाव-विभोर हो गई। सामने उसकी माताजी और उसकी मौसी थीं। शिखा की माँ ने पाया कि उनकी बेटी इस घर में आँखों का तारा है। परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं है, फिर भी उन्होंने शिखा का बहुत ध्यान रखा है। वह बसंती देवी और उसके परिवार को बार-बार धन्यवाद देती हैं। भाई साहब नहीं आए? बाबूराम ने जब पूछा, तो शिखा की माँ बोली, उन्हें ये नहीं पता है कि हम लोग यहाँ आए हैं। वे तो बाहर गए थे, तो मैंने अपनी बहन से कहा कि चलो शिखा से मिलकर आते हैं। उन्हें पता चलेगा तो शायद वो हमें भी घर से निकाल दें। बाद में शिखा की मौसी बसंती देवी से अकेले में मिलती हैं। बहन जी, जब आपने शिखा को अपना मान ही लिया है, तो उसे अपना क्यों नहीं बना लेती? मतलब 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 यह कि आप सुनील से शिखा की शादी क्यों नहीं कर देती? वैसे भी शिखा कई महीनों से आपके यहाँ पड़ी है। लोग भी तरह-तरह के सवाल करते होंगे। लोगों का मुँह तो मुझे बंद करना आता है, पर शिखा और सुनील की क्या तुलना? शिखा कॉलेज कर रही है, सुनील सिर्फ़ 10वीं पास है। शिखा इतनी बुद्धिमान और समझदार है। सुनील है कि ये ढंग से अपने काम भी नहीं कर पाता, चीज़ें इसकी बिखरी रहती है। यह तो शिखा है जो सुबह-सुबह इसकी रेहड़ी ठीक कर देती है, अन्यथा मुझे ही इसकी रेहड़ी भी ठीक करके देनी पड़ती थी। शिखा अपनी मौसी और बसंती देवी की बात सुन लेती है। इस घर में रहते हुए उसे 6 महीने हो चुके थे, पर आज तक उसने कभी सुनील के बारे में कोई विचार नहीं किया था। उसके दिमाग में केवल विजय और उसके धोखे की बात ही आया करती थी। पर जब मौसी ने आज कहा पर आज मौसी की बात से वह सुनील के बारे में सोचने लगी। सुनील ना होता तो शायद उसका क्या होता? वह किस हाल में होती, होती भी कि ना होती? यह सोचते-सोचते उसने सारी रात गुज़ार दी। अगली सुबह माँ और मौसी विदा होने लगे तो मौसी ने बसंती देवी के कानों में धीरे से कहा, मैंने जो कहा उस बात पे गौर कीजिएगा। सुबह जब सुनील रेडी लेकर चला तो शिखा सोचने लगी, क्या यह कोई देवता है या भगवान ने उसे इसी के लिए भेजा है। शिखा अक्सर घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई किया करती थी, पर आज उसका पढ़ने में मन नहीं लगा। बार-बार उसका ध्यान सुनील पर ही गया। 6 महीनों में सुनील ने कभी उसके साथ किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं की, कभी उसकी लाइफ़ में दखल देने की कोशिश नहीं की। वह उसकी पसंद की चीज़ें लाकर उसे दे दिया करता था। वह कानपुर की प्रसिद्ध खाने-पीने की चीज़ें लाता था और कहता, "इसे चखो, बहुत स्वादिष्ट है।" ये कौन-सा रिश्ता है? क्या प्यार को हमेशा शब्दों की ज़रूरत होती है? उसने विजय के प्यार को देखा था, वो बड़बोला प्यार था, पर उस बड़बोले प्यार ने तो उसके जीवन को नर्क ही बना दिया होता, अगर सुनील उसकी ज़िंदगी में नहीं आया। आज उसने कुछ फैसला किया। शाम को जब सुनील आया और कानपुर चौक की सबसे स्वादिष्ट कचौड़ी लाकर शिखा को देते हुए बोला कि यह कचौड़ी बहुत ही स्वादिष्ट है, गरमा-गरम खा लो, तो शिखा ने कचौड़ी वहीं रख दी और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सुनील ने जब माँ से पूछा कि माँ शिखा का मूड क्यों उखड़ा है, तो माँ बोली, जा खुद ही पूछ ले, मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया। तो सुनील उसके कमरे में चला जाता है। वह कचौड़ी लेकर एक साइड बैठ जाता है। शिखा उसे देखकर मुँह फेर लेती है। समझ गया, माँ और मौसी गई हैं, इसीलिए तुम्हारा मूड बिगड़ा है। सुनील ने कचौड़ियाँ उसके सामने रखते हुए कहा। सुनील, तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो? शिखा ने सीधा सवाल किया। सुनील सवाल के लिए तैयार नहीं था, इसलिए लड़खड़ाते हुए बोला, अरे मतलब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना? सुनील ने। तुम झूठ भी बोलते हो, आज मुझे पता चला। शिखा ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। सुनील का चेहरा शर्म से कुछ लाल हो गया। फिर चेहरा ऊपर करके बोला, मैंने कब झूठ बोला? शिखा बोली, तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते?
सुनील को कोई जवाब ना सूझा। उसने गहरी सांस ली और खड़ा हो गया। बताओ सुनील, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ करते हो। तुमने मुझे उन लोगों से बचाया। ये प्यार नहीं है तो और क्या है? पर तुम तो विजय से प्यार करती हो ना? सुनील ने डबडबाई आंखों से कहा। उस दुष्ट का नाम मत लेना, शिखा ने चिल्लाते हुए कहा। पर तुमने तो उसी के लिए घर छोड़ा था ना? तुमने फिर उसका नाम लिया। अगर अब दोबारा उसका नाम लिया तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, शिखा ने गुस्से से कहा। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार करूं, सुनील ने अपने गंदे और पसीने से महकते हुए कपड़ों की तरफ देखते हुए कहा। शिखा उठी और उसके गले लगकर रोने लगी। क्या प्यार करने के लिए हैसियत देखी जाती है? उस रोज के बाद से शिखा और विजय के चेहरे की चमक बढ़ गई। पार्थ रिश्ते में जीवन के उद्देश्य समाहित हो गए। शिखा अब और ज़्यादा मेहनत से पढ़ने लगी। उसने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरे थे, जहाँ पर सुनील उसे परीक्षा दिलाने ले जाया करता था। इस तरह 2 साल बीत गए। इस दौरान एक घर में रहते हुए भी और एक दूसरे से प्यार करते हुए भी उन्होंने अपनी सीमाएं नहीं लांघी। एक रोज रेलवे बोर्ड का रिजल्ट आया। शिखा का चयन स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर हो गया था। सारे घर में खुशी का माहौल था। मिठाइयाँ बाँटी गई। शिखा के घर भी खबर दी गई। शिखा, जिसे उम्मीद थी कि शायद उसके पिताजी उसे माफ़ कर दें, अभी तक अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में अपने पिता का पता ही डाला करती थी। इसलिए उसका जॉइनिंग लेटर भी उसके पिता के घर पर ही गया। जॉइनिंग लेटर मिलने के अगले दिन ही शिखा की माँ और मौसी कपड़े, मिठाइयाँ, गहने और बहुत सारा सामान लेकर आई और सुनील और शिखा की सगाई कर दी। शिखा खुश तो थी, पर उसकी आंखें अब भी अपने पिता को ढूंढ रही थी। सुनील जब शिखा को उसकी नौकरी ज्वाइन करवाने उसके स्टेशन आया तो पाया कि शिखा के पिताजी वहीं पर थे। शिखा अपने पिता को देखकर रोने लगी। पिता भी उसे देखकर रोने लगे। उन्होंने शिखा के पिता विकास जायसवाल के पैर छुए। विकास जायसवाल ने सुनील को गले लगा लिया और बोले कि कई बार फड़फड़ाते हुए दिए को देखकर लोग उसे रोशनी का जरिया समझ लेते हैं। शिखा ने भी वैसा ही किया और अंधेरे में पड़ गई। पर तुम जुगनू बनकर उसको राह दिखाए। आज वह जो कुछ भी है तुम्हारी वजह से है। मुझे तुम्हें दामाद बनाकर मेरी छाती चौड़ी हो गई। उन दोनों का विधिपूर्वक विवाह करा दिया जाता है। आज दोनों हँसी-खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को अपना भरपूर प्यार दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।